ठंडे पानी में मिलेगी या गर्म पानी में मिलेगी? ठंडे पानी में मिलेगी। ठंडा पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होती है, दैट्स व्हाई दे फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपैरिजन टू वार्म वाटर। तो याद दिमाग में रखना कि जो एक्वेटिक स्पेसीज होते हैं, जो एक्वेटिक स्पेसीज होते हैं वे क्या करते हैं, कोल्ड पानी जो कोल्ड वाटर है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, जबकि वार्म वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वार्म वाटर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं इफेक्ट किसका, प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ध्यान से समझना। कई सारी गैस घुल सकती है किसी भी लिक्विड में, कई सारी गैस घुल सकती है। मान लो आप एक ही लिक्विड ले लो, उसके अंदर मान लो आपने पानी लिया है, पानी के अंदर आप ऑक्सीजन गैस घोल लो, पानी के अंदर आप CO2 गैस घोल लो, कई सारी गैस घोली जा सकती है। तो ये बात समझ में आई है, बात यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अब इफेक्ट किसका, प्रेशर का। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो हमें हेनरी लॉ समझना होगा। हेनरी ने क्या किया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दे दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया बिटवीन किस के बीच में, किस के बीच में, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का और जो सोल्युबिलिटी है गैस की। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की किस क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। उसने कहा कि जितना पार्शियल प्रेशर गैस का होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब प्रेशर जो होगा ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब जितने ज्यादा मात्रा में आप प्रेशर अप्लाई करोगे ऑन द गैस सरफेस पर, तो वो गैस जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगी लिक्विड की सरफेस पर, जितना ज्यादा लिक्विड की सरफेस पर वो क्या लगेगी, पार्शियल प्रेशर लगाएगी, अपना प्रेशर लगाएगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, उतनी ज्यादा वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर का सिंबल P हो जाता है और सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मींस Xi ऑफ गैस या H ऑफ गैस। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज इक्वल्स टू KH, हेनरीज कांस्टेंट। इसको क्या नाम दिया गया, हेनरीज कांस्टेंट। अलग अलग टेम्परेचर पे जो KH है पहली बात, जो KH की वैल्यू है, KH की वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर पर, और ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ गैसेस की अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स पर KH की वैल्यूज आपको दी भी गई है लिस्ट में। मतलब वहां पे बताया भी गया है कि KH की जो वैल्यू है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हो सकती है ना, ये याद रखना। एक बात और, यहां से अगर ध्यान से देखा जाए, इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, बिकॉज P इक्वल्स टू KH इंटू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो KH की जो वैल्यू आएगी P अपॉन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर मान लो मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान भी लूं, तो KH क्या नजर आता है, KH नजर क्या आता है मेरे पास, KH नजर आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, या KH इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर मुझे दो गैस है मेरे पास, एक A गैस है, एक B गैस है, एक C गैस है, मान लो 3 गैस है मेरे पास, ये 3 गैसेस हैं, एक के लिए KH की वैल्यू मान लो 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, ऐसे कुछ वैल्यूज दे दी। तो इसकी कौन सी गैस ऐसी है जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, KH के। KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सोल्युबिलिटी सबसे कम हो गई C गैस की, फिर सबसे उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी किसकी, B गैस की, और इन केस में सबसे ज्यादा किसकी होगी, A गैस की।
तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। अगर आपको KH की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस चीज को, हेनरी लॉ को भी, और हम थोड़ा सा और डिटेल में देंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस को भी समझेंगे हम। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में यही ग्राफ को अगर समझा जाए, HCl गैस के लिए एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है किसके लिए, HCl एक्सपेरिमेंट के लिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 293 केल्विन या जो भी है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं। ये क्या है, HCl को समझना है, HCl का ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन HCl के लिए ग्राफ कर रहा हूँ, किस किस के बीच में, KH के बीच में, और किसके बीच में, सोल्यूबिलिटी के बीच में, सोल्यूबिलिटी के बीच में ऑफ HCl गैस, ऑफ HCl गैस। अब यहां पर देखो ध्यान से, प्रेशर के बीच में, सॉरी प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होगा ये, मान लो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसे इंक्रीज क्या हो रहा है, प्रेशर, मान लो प्रेशर हो रहा है विद इट्स यूनिट, इसकी यूनिट के साथ। अब ध्यान समझना, प्रेशर बाद में देखेंगे, प्रेशर की यूनिट को डिस्कशन अभी करेंगे, पहले यहाँ पर समझो। ये बताओ, मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सोल्यूबिलिटी जो है वो इस साइड में बढ़ रही है, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती है। तो बताओ फर्स्ट पे सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, सेकंड पे या थर्ड पे, फर्स्ट पर कम है, सेकंड पे उससे ज्यादा है, थर्ड पर उससे ज्यादा है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी इस तरह से बढ़ रही है। अब अगर देखा जाएगा तो बताओ फर्स्ट पॉइंट पर सोल्यूबिलिटी बढ़ी, हालांकि ये पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ए बी सी भी बोल सकते हो आप इसको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। आप इनको जाई की वैल्यूज मत समझ लेना, क्योंकि जाई की वैल्यूज तो टोटल ही सबकी कितनी आएगी, ये 1 से हमेशा 1 ही रहेगी, छोटी रहेगी, 0.001, 0.002 करके आप लिख सकते हैं अदरवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का अगर प्रेशर चेक करोगे तो ये निकल के आएगा, मान लो ए डैश पॉइंट पर, और बी का प्रेशर यहाँ निकल के आएगा बी डैश पॉइंट पर, और सी का प्रेशर यहाँ निकल के आएगा कितना, सी पॉइंट के लिए क्या आएगा, सी डैश। अब आप देख रहे हो प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, सोल्यूबिलिटी ऐसे बढ़ रही है, तो बताओ सोल्यूबिलिटी कम तो प्रेशर कम, सोल्यूबिलिटी ज्यादा तो प्रेशर और बढ़ा, सोल्यूबिलिटी बढ़ाई तो प्रेशर भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मतलब ये इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि सोल्यूबिलिटी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, या प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसकी, गैस की इन लिक्विड, गैस की इन लिक्विड। अगर HC जो ये हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ का अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, पहले इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ किसका, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पहला, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, आपने देखी होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स कई सारी आती है, उन सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द हेल्प ऑफ सी डाइविंग, इन द हेल्प ऑफ किसमें, सी डाइविंग, जो सी डाइविंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्रिवेंशन ऑफ बेंट फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ बेंट फॉर्मेशन, वहां प्रेशर को कम किया जाता है बेंट फॉर्मेशन में, जब सी डाइवर्स होते हैं वहां पर बेंट होने लगते हैं, है ना। तो बेंट फॉर्मेशन से बचने के लिए जो प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है किससे, हेनरीज लॉ से, है ना। अब आपने देखा होगा तीसरी बात, अगर तीसरा पॉइंट समझ आए, जो डिफिशियंसी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ने से, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम, मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है। आपने देखा होगा कि जो लद्दाख वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचे इलाके हैं, वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रेशर कम हो जाने से सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द एनवायरनमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है, चौथी अगर बात की जाए, जो टैंक होता है यूज्ड बाय जो स्कूबा डाइवर होते हैं, उसमें क्या होता है 11.7% हीलियम, 11.7% क्या होती है उसके अंदर हीलियम होती है, 56.2% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है और 32.1% उसके अंदर क्या होती है ऑक्सीजन। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो एक टैंक का यूज करते हैं, उस टैंक में इन तीन गैस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और वो जो टैंक जब वो लेकर के पानी में तैराकी बनते हैं, कूदते हैं, उस टैंक में क्या कंटेन होती है, तीन ऑक्सीजन। वो टैंक बनाया जाता है कैसे, हेनरीज लॉ से प्रेशर लगा करके बनाया जाता है ना।